एक बेटे की आंखों की रोशनी चली जाती है। उसके बाद डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आंख ट्रांसप्लांट करनी होगी और आपको किसी डोनर की ज़रूरत है। इसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा करो, तुम अपनी एक आंख दे दो और उससे मैं अपना गुजारा कर लूँगा और तुम एक आंख से अपना गुजारा कर लेना। लेकिन तभी जो उसकी पत्नी होती है वो एकदम से उससे साफ साफ ना हट जाती है और वहाँ से अपने मायके चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो वह व्यक्ति होता है वह काफ़ी ज़्यादा हताश और उदास होता है। लेकिन तभी उसकी माँ को ये बात पता चलती है जो कि वृद्धाश्रम में थी और इसी बेटे ने उसे वृद्धाश्रम में किया था। वह यहाँ पर आती है और आने के बाद कहती है, डॉक्टर साहब मेरी दोनों आंखें निकाल लो और दोनों के दोनों मेरे बेटे को लगा दो, क्योंकि मैंने तो अपनी दुनिया देख ली है और इसकी तो अभी पूरी जिंदगी बची हुई है। इस बात को सुनकर बेटा जो देख नहीं सकता था वह फूट फूट कर रोने लगता है और यहाँ पर अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर उससे माफ़ी मांगने लगता है। कौन थी वह माँ और किस वजह से बेटे ने उसे वृद्धाश्रम में कर रखा था और इसकी पत्नी ने इसे आंखें देने से मना क्यों कर दिया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के एक शहर के अंदर एक पति पत्नी रहा करते हैं, जिसमें से पति का नाम मुकेश है और पत्नी का नाम शांति है। मुकेश और शांति शहर में अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। पति मेहनत मजदूरी किया करते और अपने घर को चलाया करते। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। ज़्यादा कुछ रुपया पैसा तो इनके पास नहीं था, लेकिन एक किराए के कमरे में रहकर ये अपने जीवन को खुशियों से जी रहे थे। उसी दौरान इनको एक बच्चा भी होता है, जिस बच्चे का नाम ये बड़े ही प्यार से विकास रखते हैं। विकास धीरे धीरे बड़े होने लगता है और यहाँ पर माता पिता उसकी अच्छे से देखभाल कर रहे थे। लेकिन जैसे बेटा स्कूल जाने योग्य होता है तो उसी दौरान पिता की मजदूरी करते समय एक हादसे में मौत हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर घर के अंदर केवल माँ बेटे रह गए थे। अब जहाँ साइट पर उसकी मौत हुई थी तो वहाँ से कुछ मुआवजे का पैसा भी मिलता है, लेकिन उस पैसे से जिंदगी तो नहीं बिताई जा सकती। और इसके बाद जो माँ शांति होती है वह इधर उधर अपने लिए छोटा मोटा काम ढूंढने लगती है ताकि वह अपने बच्चे की परवरिश कर सके। उसके यार रिश्तेदार पड़ोसी अड़ोसी उससे काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि अभी तेरी उम्र ज़्यादा नहीं है तो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसे अपने बेटे का ख्याल आता है कि अगर वह दूसरी शादी कर लेगी तो ना जाने उसके बेटे को क्या क्या झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो उसका पति होता है उसका कोई भी इस दुनिया में नहीं था और वह पूरी तरह से अनाथ था। शांति के मायके वाले कहते भी हैं कि इसको हम अपने पास रख लेंगे, लेकिन शांति का दिल नहीं मानता और वह कहती है कि कोई बात नहीं, आप इतना मुझ पर रहम मत करो, मैं अपने बच्चे को खुद ही पाल लूंगी और मुझे कोई भी दूसरी शादी नहीं करनी। मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे अच्छी तरह से रखेगा और इसी वजह से मैं इसकी देखभाल करूंगी। ऐसा कहकर वो अपने मायके वालों को टाल देती है और इसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ माँ मेहनत करके अपने बच्चे की हर इच्छा को पूरा किया करती और उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश किया करती। ऐसे करते करते बच्चे की स्कूली पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और जैसे वो कॉलेज जाने लगता है तो अपनी माँ से बाइक खरीदने के लिए कहने लगता है, क्योंकि अब वह साथ में खुद भी कमाया करता है और उसे भी बाइक चलानी है। अब इस बात को सुनकर माँ पहले तो उसे समझाती है, लेकिन बेटा बचपन से जिद किया करता था किसी भी चीज़ के लिए, जैसे साइकिल हुई या कोई खिलौना हुआ, तो उसी तरह से आज भी जिद करता है और यहाँ पर माँ आज भी उसकी बात को मान जाती है। उसने अपने बेटे की शादी के लिए कुछ पैसे एकत्रित कर रखे थे ताकि वह उसकी शादी में इन पैसों को लगा सके, लेकिन जब बेटा बाइक की जिद करता है तो माँ अपने बेटे को बाइक दिला देती है, क्योंकि बेटे ने कह दिया था कि कोई बात नहीं, शादी की चिंता लेने की आपको जरूरत नहीं है, शादी तो मैं अपने आप कर लूंगा, तुम केवल मुझे बाइक दिला दो। माँ अपने बेटे को बाइक दिला देती है और उसके बाद जो बेटा होता है वह बाइक से कॉलेज जाया करता है और अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रहा था। धीरे धीरे कुछ समय बीता है और कुछ समय में उसकी कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद जो बेटा होता है एक छोटी सी कंपनी में नौकरी लग जाता है, लेकिन उसकी सैलरी इतनी होती है कि जिससे वह आराम से घर चला लिया करता है। अब जब बेटा नौकरी लग जाता है तो उसके बाद जो माँ होती है वह नौकरी पर जाना बंद कर देती है, इधर काम करना बंद कर देती है, क्योंकि अब वह बुजुर्ग हो चली है, क्योंकि वक्त की मार की वजह से उसने बहुत ज़्यादा काम किया है तो कम उम्र में ही वो ज़्यादा उम्र की सी दिखाई दे रही है। इसके बाद जब बेटा नौकरी लग जाता है तो उसके बाद माँ उसकी शादी की चिंता करती है और कहती है कि बेटा अब मेरे ख्याल से तेरी शादी हो जानी चाहिए, लेकिन तभी उसका बेटा बताता है कि माँ मैंने तो एक लड़की को पसंद कर रखा है और हम दोनों एक दूसरे के साथ कॉलेज में ही पढ़ा करते थे। अब जैसे मैं नौकरी लगा हूँ जिस कंपनी में, उसी कंपनी में वो नौकरी किया करती है और हम दोनों का काफ़ी पुराना प्यार है, तो हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो इस बात को सुनकर माँ के अरमानों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि उसने अपने बेटे की शादी के लिए ढेर सारे सपने सजो रखे थे, लेकिन यहाँ पर बेटे ने सारे सपने खत्म कर दिए थे। इसके बावजूद भी माँ सोचती है कि कोई बात नहीं, नया जमाना चल चुका है, हमारे जैसा जमाना कहाँ, और बच्चे भी इसी तरह से शादी ब्याह किया करते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो अपनी होने वाली पत्नी से मुझे मिला और उसके घर वालों से बातचीत करके अपनी शादी करा ले, क्योंकि अब पड़ोसी पड़ोसी बात बनाने लगे हैं। इस बात को सुनकर जो विकास होता है वो कहता है कि ठीक है माँ, मैं कल ही जाकर उससे बात करूंगा। इसके बाद दूसरे दिन जैसे विकास अपनी कंपनी
कंपनी जाता है तो वहां पर उसे उसकी प्रेमिका भी मिलती है, जो कॉलेज टाइम से उसकी प्रेमिका है और जिसका नाम होता है मंजू। अब विकास जैसे ही मंजू से मिलता है तो मुस्कुराते हुए चेहरे से कहने लगता है कि मंजू, मेरी माँ शादी की चिंता कर रही है और मैंने अपनी माँ को अपने और तुम्हारे बारे में बता दिया है और वह मान भी गई है और वह तुमसे मिलना चाहती है। कह रही थी कि उसके घर वालों से बात करके जल्दी से एक दूसरे से शादी कर लो। लोग इधर उधर बातें बनाने लगे हैं। इस बात को सुनकर मंजू भी एकदम से खुश हो जाती है और कहती है कि क्या विकास सच कह रहे हो? तो वह कहता है कि हाँ मंजू, मैं सही कह रहा हूँ। तो इसके बाद जो मंजू होती है वह भी विकास की माँ से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और उसी दिन जब छुट्टी होती है तो विकास और मंजू दोनों एक साथ उसी घर में चले जाते हैं जहां पर विकास की मां शांति रहा करती है। जैसे विकास की मां शांति मंजू को अपने घर के अंदर देखती है तो पूछती है कि बेटा क्या यही है वो लड़की? तो यहाँ पर विकास हाँ में सर हिलाता है और इसके बाद जब विकास की मां शांति मंजू को देखती है तो उसे पसंद तो आ जाती है, लेकिन उसका बोलने का लहजा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो अपने आप को ज्यादा होशियार बनाने की कोशिश कर रही थी, जबकि यहाँ पर उसकी बुद्धि साफ साफ झलक रही थी उसकी बातों से। लेकिन माँ करे भी तो क्या करे, बेटा उसको दिल दे बैठा था और इसी वजह से जो माँ होती है वो कहती है कि ठीक है बेटा, लड़की मुझे पसंद आई है और अब इसके घर वालों से बात कर लो और उसके बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी। इस बात को सुनकर मंजू और विकास दोनों खुश हो जाते हैं और यहाँ पर मंजू अब शाम को जैसे अपने घर जाती है तो घर जाने के बाद अपने माता पिता से विकास के बारे में सब कुछ बता देती है। अब जैसे ही विकास के बारे में उसके माता पिता सुनते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसी कंपनी में काम किया करता, अच्छा खासा कमाया करता है, तो वो लोग भी ज्यादा पैसे वाले नहीं थे और वो सोचते हैं कि जब बेटी प्यार किया करती है तो क्यों ना इसकी इससे शादी करा दे। इसके बाद यहाँ पर जो मंजू होती है उसकी विकास से धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ शादी हो जाती है, क्योंकि अब तक विकास ने खुद ने कुछ पैसे एकत्रित कर लिए थे, क्योंकि उसने कहा था कि माँ आप बाइक दिला दो, शादी तो मैं अपने आप कर लूंगा। और यहाँ पर मंजू के पास भी कुछ पैसे थे, तो इन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ हो जाती है और मंजू दुल्हन बनकर विकास के घर में आ जाती है। यहाँ पर आने के बाद दोनों पति पत्नी नौकरी जाया करते हैं और अच्छी तरह से पैसा कमाते हैं। स्टार्टिंग में मंजू का व्यवहार घर के अंदर भी काफी अच्छा होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। वह अपनी सास से हालचाल पूछा करती, लेकिन फिर भी अपने आप को ज्यादा होशियार साबित करने की कोशिश तो करती ही रहा करती। शांति देवी सोचती है कि कोई बात नहीं, बहू है, धीरे धीरे समझ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं, अब इसकी उम्र ज्यादा नहीं है। यही सोचकर जो शांति देवी वह चुपचाप बैठी रहती है और धीरे धीरे इनकी शादी को लगभग 1 साल बीत जाता है। लेकिन 1 साल के बाद जो मंजू होती है वह अपना असली रंग दिखाने लगती है और अब तो वह अपनी सास से काम करवाने लगती है। स्टार्टिंग में तो उसने प्यार प्यार में अपनी सास से काम करवाया था, लेकिन धीरे धीरे वह उस पर धौंस जमाने लगी है और अब तो घर का पूरा काम उसे करने के लिए कहा करती है। जब भी किसी काम में कोई गड़बड़ हो जाया करती, क्योंकि शांति देवी काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चली हैं, तो वह उसे धमकाने लगा करती। अब शांति देवी इस बात से काफी ज्यादा परेशान होती हैं और वह सोचने लगती है कि अपने बेटे से इस बात को कहूंगी, शायद वो बहू को समझा दे और उसके बाद जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगे। लेकिन एक दिन सुबह सुबह जब शांति देवी ने कुछ काम किया था तो वहीं पर उसका बेटा बैठा हुआ था और उस काम में उसकी बहू मंजू नकल निकालने लगती है और उसको बुरी भली बातें सुनाने लगती है। यहाँ पर जब शांति देवी अपने बेटे के सामने अपनी बहू से बातें सुन रही थी तो उसे विश्वास हो जाता है कि बेटा पूरी तरह से बहू के कब्जे में है और वो बिल्कुल भी मेरी ओर नहीं लेगा। लेकिन फिर भी वह हिम्मत करती है और सोचती है कि किसी ना किसी दिन तो मैं अपने बेटे से कहूंगी। और एक दिन उसे ऐसा मौका मिल भी जाता है जब उसकी बहू पड़ोस में किसी महिला से मिलने के लिए गई थी, तो उसी दौरान घर के अंदर माँ बेटे दोनों अकेले थे और यहाँ पर जो माँ होती है शांति देवी, वो कहने लगती है कि बेटा तेरी पत्नी कुछ ज्यादा ही मुझ पर डिपेंड हो रही है, उससे कह के इस तरह से मुझ पर काम ना करवाए, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे बस की इतना काम नहीं है। अब इस बात को सुनकर बेटा उल्टा माँ को ही बोलने लगता है, कहता है कि माँ बुढ़ापे में थोड़े बहुत हाथ पैर चलते रहने चाहिए, वरना इंसान बीमार हो जाता है, तो थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। माँ को इस बात को सुनकर एकदम से बहुत ही बुरा लगता है और वह सीधे अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर अपने पति की तस्वीर को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह इस तरह से रोती है कि उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती, क्योंकि बाहर बेटा बैठा हुआ है और अगर उसे पता चल गया कि माँ रो रही है तो ना जाने वो उसकी खिल्ली ही उड़ाने लगे कि बुढ़ापे में माँ पागल हो गई है। इसी वजह से वह अंदर ही घुट घुट कर रोती है, लेकिन फिर से अपनी आंखों के आंसू को पहुंचती है और सोचने लगती है कि जब मैंने जीवन में इतना कुछ अकेले ने सहन कर लिया तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक हाथ पैरों में दम है तब तक काम करती रहूंगी। यही सोचकर बूढ़ी माँ उस घर में काम करने लगती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ अब यहाँ पर विकास की शादी को लगभग 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल बाद अब पूरी तरह से जो विकास होता है अपनी पत्नी मंजू के कंट्रोल में आ जाता है। 2 साल बाद जो विकास होता है वह अपनी पत्नी से बच्चे के लिए बोलने लगता है, लेकिन तभी पत्नी कहती है कि इस तरह से बच्चा नहीं करेंगे, बच्चा आने से पहले हमारे पास अपना घर होना चाहिए ताकि
कि बच्चे को ये गरीबी नहीं देखनी चाहिए। अब यह बात विकास को भी अच्छी लगती है और वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग पैसे इकट्ठा कर रहे हैं ना, कुछ और कर लेते हैं और हमारा अपना घर हो ही जाएगा। इस बात का सोचकर वह छोटे छोटे पैसे बचाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो उसकी पत्नी मंजू होती है वह उसे उसकी माँ के खिलाफ भी भड़काने लगती है। कहती है कि यहाँ पर रहा करती है, इनका भी खर्चा है, अगर ये यहाँ पर नहीं रहेंगे तो हम लोग थोड़ा सा ओवर टाइम कर लेंगे और ओवर टाइम के पैसों से ही हम लोगों का होटल से खाना आ जाएगा। और 2 पेटों के लिए कितना खाना चाहिए होता है, घर के अंदर चूल्हा नहीं चलेगा तो ढेर सारे खर्चे कम हो जाएंगे। तो आप ऐसा करो, अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो। अब इस बात को सुनकर जिस बेटे को माँ ने पाल पोस कर इस लायक बनाया है वह बेटा तनिक भी आशंका नहीं जताता है और कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, तभी हमारे पास पैसे बचेंगे और हम लोग अपना बड़ा घर ले पाएंगे। इस बात को सोचकर जो बेटा होता है वह दूसरे दिन सुबह सुबह अपनी माँ से, जब उसकी माँ घर के अंदर झाड़ू पोछा कर रही थी, तो वह कहने लगता है कि माँ, अब देखो ये काफी बड़ा घर है और हम लोगों को पैसे बचाने हैं, तो इसी वजह से आपको वृद्धाश्रम में जाकर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर रहने की वजह से काफी ज्यादा खर्चा हो रहा है। इस बात को सुनकर माँ की आंखें एकदम से वहीं पर छलकने लगती हैं और वो कहती है कि बेटा, क्या कहा तूने? वृद्धाश्रम में? जब मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है तो क्या तुम बुढ़ापे में मेरी देखरेख नहीं कर सकते? और अभी तो मैं खुद ही काम कर दिया करती हूँ, इतने काम से मैं अपना गुजारा तो कर ही लिया करती हूँ। लेकिन तभी बेटा कहता कि अरे माँ, तुम बात को समझ नहीं रही हो, तुम्हारी बहू की भी यही सलाह है और मैं भी यही सोच रहा था कि अगर तुम वृद्धाश्रम में रहोगी तो हमारे पैसे ज्यादा बचेंगे और हमारा घर आ जाएगा, और वैसे भी जब हमारा घर आ जाएगा तो उसके बाद हम तुमको वृद्धाश्रम में ले आएंगे और कुछ दिनों की ही तो बात है, 1-2 साल तुम वृद्धाश्रम में रह लो, कोई परेशानी नहीं है। इस बात को सुनकर माँ एकदम से चुप तो हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ढेर सारी बातें सताने लगती हैं और वह सोचती है कि तो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, लेकिन फिर भी वो बेटे की बात के लिए हामी भर लेती है। अगले ही दिन यहाँ पर जो बेटा होता है वह एक वृद्धाश्रम में बात करता है और अपनी माँ को वहां से सीधा वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर देता है। माँ को तो वहां पर शिफ्ट कर दिया था और इसके बाद उन लोगों ने वो किराए का घर भी छोड़ दिया था जिसके अंदर वो रहा करते थे और एक छोटा सा कमरा ले लिया था जिसका रेंट केवल 1500 रुपए था। अब जो विकास होता है उसको तो 20,000 रुपए मिला करते हैं और यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है उसको 18,000 रुपए मिला करते हैं, और जिन पैसों से धीरे धीरे करके वो एक अपना छोटा सा मकान तो खरीद लेते हैं। लेकिन मकान में घुसने के बाद भी यहाँ पर जो विकास होता है उसे अपनी माँ की याद नहीं आती है और दोनों पति पत्नी उस मकान के अंदर रहने लगते हैं। अब तक माँ को वृद्धाश्रम में रहते हुए लगभग 3 साल बीत गए थे, लेकिन यहाँ पर बेटे ने एक बार भी जाकर उनकी खास खबर नहीं ली थी और माँ अपने बेटे की राह देखती रहा करती कि कब मेरा बेटा आकर मेरी खास खबर लेगा और मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। उसके साथ जो और बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करते थे उन सभी से वो यही बात कहा करती कि मैं तो कुछ दिनों के लिए आई हूँ और मेरा बेटा मुझे वापस ले जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि जब उसका अपना घर हो जाएगा तो वह मुझे ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेटा और बहू नए घर के अंदर आनंद लेने लगते हैं और उन्होंने बिल्कुल भी माँ की तरफ गौर नहीं दी थी। वो दोनों तो एक दूसरे के साथ अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे थे। लेकिन वह कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर जो विकास होता है उसके साथ होता है। एक दिन वह शाम के समय जब उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी तो वह घर में आराम कर रही थी और वह ड्यूटी से वापस लौट रहा था। उसी दौरान उसका एक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट के कारण उसकी दोनों आंखें चली जाती हैं और वह बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देख पाता है। जब यह बात उसकी पत्नी मंजू को पता चलती है तो वह आनंद फानंद में भागी दौड़ी हॉस्पिटल पर जाती है। लेकिन वहां जाने के बाद जब डॉक्टर साहब उसे बताते हैं कि इसकी दोनों आंखें चली गई हैं और यह बिल्कुल भी देख नहीं पाएगा और इसके लिए आंखों का ट्रांसप्लांट करवाना होगा, तो वह एकदम से सन्न रह जाती है और सोचने लगती है कि अब उसे आगे क्या करना होगा। तभी यहाँ पर जो विकास होता है उसे अपनी पत्नी पर इतना विश्वास था, वह कहने लगता है कि डॉक्टर साहब, क्या मेरी पत्नी की आंखें मुझे लग जाएंगी? तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ, आंखें तो आपको किसी की भी लग जाएंगी, वो तो कोई परेशानी नहीं है, आपकी पत्नी की आंखें अच्छी तरह से काम किया करती हैं और यही आंखें हम आपको लगा देंगे। तो वह कहने लगता है कि मंजू, अब तुम ऐसा करो, अपनी एक आंख मुझे दे दो, उससे मेरा जीवन भी व्यतीत हो जाएगा और तुम भी मेरे साथ जीवन व्यतीत कर सकती हो। लेकिन तभी जो मंजू होती है एकदम से गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं अपनी आंखें नहीं दे सकती, क्योंकि अगर मैं तुम्हें आंख दे दूंगी तो मेरा चेहरा काफी ज्यादा बदसूरत हो जाएगा और मैं अपनी जिंदगी को अपाहिज की तरह नहीं जी सकती, मैं अपनी आंखों को नहीं दूंगी। और जैसे यहाँ पर विकास ये बात सुनता है तो एकदम से वो पूरी तरह से सन्न रह जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी से उसने इतना प्यार किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे अपनी एक आंख देने के लिए तैयार नहीं है। तभी जो विकास होता है उसे कहने लगता है कि मंजू, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे प्यार किया करता था, तुम भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन ये कौन सी बात हुई? मेरे जीवन को जीने के लिए मुझे देखना तो आना ही चाहिए, अगर मैं देख नहीं पाऊंगा तो फिर मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा? लेकिन तभी उसकी पत्नी मंजू कह देती है कि चाहे जो भी हो या ना हो, उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी आंख नहीं देने वाली और मैं तो जा रही हूं अपने मायके, क्योंकि अब तुम अंधे हो चुके हो, ना तो तुम पैसा कमाओगे और तुम्हारे साथ रहने से क्या फायदा है। ऐसा कहकर पत्नी वहां से अपने मायके चली जाती है। लेकिन तभी यह बात कि विकास पूरी तरह से अंधा हो चुका है, यह बात उसकी मां तक पता चल जाती है, क्योंकि विकास के पड़ोस में एक व्यक्ति रहा करता था जो अक्सर वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों की सेवा किया करता था।
वह विकास की मां को भी जानता है और यहां पर वो उसके थ्रू ही अपने बेटे का हालचाल लिया करती। तो जैसे ही वो वहां पर जाता है तो वह विकास की मां शांति देवी को बता देता है कि तुम्हारे बेटे की आंखें चली गई हैं और उसकी पत्नी ने आंखें देने से मना कर दिया है। अभी तक जो विकास था वह हॉस्पिटल में एडमिट था और यह बात सुनते ही शांति देवी की ममता एकदम से जाग उठती है और वहां से वे सीधा उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। विकास के पास डॉक्टर साहब बैठे हुए थे और जैसे ही यहां पर शांति देवी विकास के कमरे में घुसती है तो अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि बेटा अगर तेरे साथ ऐसा कुछ हो गया था तो तू मुझे बता भी सकता था। अब यहां पर बेटे के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है और उसके बाद यहां पर जो विकास की मां शांति होती है वह कहने लगती है कि डॉक्टर साहब अगर मेरी आंखें मेरे बेटे को लग जाए तो मेरी दोनों आंखों को मेरे बेटे को लगा दो, क्योंकि मैंने तो पूरी जिंदगी जी ली है लेकिन मेरे बेटे को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना चाहिए। इस बात को सुनकर विकास पूरी तरह से भावुक हो जाता है और विलाप करके एकदम से अपनी मां के गले लिपट जाता है। कहता है कि मां मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया अपनी पत्नी के कहने पर, लेकिन वो पत्नी मुझे पीठ दिखाकर भाग गई और उसके बाद मैंने तो आपको बताया भी नहीं था, लेकिन आप आकर दोनों आंखों को मुझे देने की बात कर रही हैं। लेकिन तभी मां बेटे से भी वही बात कहती है कि मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है और तू अपनी आगे की जिंदगी को आराम से व्यतीत कर, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन विकास अपनी मां से मना करता है, लेकिन तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम दोनों का काम चल जाएगा। एक आंख को मैं तुम्हारी मां की को लगा देता हूं, तुम भी देख पाओगे और मां भी देख पाएगी और किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस बात को सुनकर मां इस बात के लिए भी एग्री हो जाती है और यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो शांति देवी की एक आंख निकालकर विकास को लगा देते हैं और विकास दोबारा से देखने लगता है। जब वह अपनी आंखों से देखने लगता है तो वह कहता है कि मां अब बहुत हो गया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारूंगा और आज से मैं और तुम उसी घर के अंदर रहा करेंगे जो घर मैंने खरीदा है और तुम्हें आज से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मां कहती है कि नहीं बेटा, मैं वृद्धाश्रम में ठीक हूं, वहां पर मेरा मन लग जाया करता है। लेकिन बेटा कहता है कि नहीं मां, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा। इसके बाद बेटा अपनी मां को वृद्धाश्रम से घर ले आता है और अपने साथ रखने लगता है। यहाँ पर मंजू जब देखती है कि उसकी मां ने उसे आंख दे दी है तो उसके बाद वह दोबारा से मुंह उठाकर उस घर पर चली आती है। लेकिन जैसे विकास इस बार मंजू को देखता है तो उसे दरवाजे से वापस लौटा देता है और कहता है कि तुम्हारी इस घर में कोई भी जगह नहीं है और निकल जाओ यहाँ से। और मंजू उसके पैर पकड़कर रो रो कर उससे माफी मांगने लगती है, क्योंकि जितने दिन वह अपने मायके में रही है वहां पर उसकी भाभी ने उसका जीना आराम कर दिया है और यहाँ पर पूरा परिवार उससे घर का सारा काम करवाया करता और उसे कंपनी में नौकरी करने के लिए भी नहीं जाने देता है, क्योंकि यहाँ पर मंजू पहले से ही अपने पैसों को अपने पास रखा करती थी और वह जब रूट कर चली जाती, जब भी ऐसा ही करती है, वहां से नौकरी किया करती और पैसों को अपने पास रखा करती है। तो इसी वजह से उसे सद्बुद्धि आ जाती है और वह यहाँ पर आकर माफी मांगने लगती है। विकास उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन तभी शांति देवी आती है और कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, इसे माफ कर दे, आखिर है तो तेरी पत्नी ही और इसे अपने पास रख ले। यह बात देखकर जो मंजू होती है उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और वह अपनी सास के भी पैर पकड़कर रो रो कर उसे माफी मांगती है। सास उसे माफ कर देती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटी, मैंने तुझे माफ किया और यहाँ पर बेटा भी तुम्हें रख लेगा, मैं भी तो देखो ये तुम्हें घर के अंदर कैसे नहीं रखता है। अब बेटा मना करता रहता है, लेकिन यहाँ पर जो माँ होती है वह मंजू का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर घुसा देती है और कहती है कि तू रहे, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है और मैं देखती हूँ तो यहाँ से कौन निकालता है। बेटा माँ के सामने बिल्कुल चुप रह जाता है और इसके बाद उस घर में रहता तो है लेकिन मंजू से अच्छी तरह से बात नहीं करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर मंजू बार बार अपने पति से माफी मांगा करती है और पति भी एक दिन उसे माफ कर देता है और पूरा परिवार फिलहाल खुशियों के साथ समय व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।